राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत पश्चिम चंपारण के गांधी भितिहरवा आश्रम से जो पदयात्रा हमने शुरू करी है, उसको आज 17 महीने 2 दिन हो गए और मैं कल पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय होते हुए खगड़िया पहुंचा हूं। ये करीब करीब विधानसभा के नजरिए से आधा बिहार है। खगड़िया जब हम खत्म करेंगे तो करीब करीब 115 सीटों की यात्रा ये पूरी हो गई होगी। इसको करने में 17 महीने लगे हैं और आगे की जो यात्रा है, यहाँ से खगड़िया से हम लोग आगे सहरसा, मधेपुरा, सुपौल होते हुए आगे जाएंगे और एक अनुमान है कि कम से कम 1 बरस का समय और मुझे लगेगा पूरे बिहार की यात्रा को पूरा करने में। पदयात्रा का जो मुख्य 3 उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये है कि मैंने अपने 20 वर्ष के करियर में जो अनुभव हासिल किया, पहले 10 वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में और फिर बाद के 10 वर्षों में जिस काम को मैंने किया, जिसको आप लोग राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन वगैरह जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, इस 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर मैंने ये जो आकलन किया है कि बिहार में जो हम लोग की परेशानी है, गरीबी है, पिछड़ापन, बदहाली है, इसका मूल कारण यहाँ के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है। ये भ्रष्टाचार की वजह से बिहार पिछड़ा है, ऐसी बात नहीं है। जाति की वजह से बिहार पिछड़ा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैंने पूरे देश दुनिया में काम किया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं है। ये भी सही बात नहीं है कि जाति सिर्फ बिहार में ही है। लेकिन बिहार में सबसे अलग बात यह है कि पूरे 5 वर्ष यहाँ के लोग अपने दुख तकलीफ में रहते हैं। उनको पता है कि यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, उपचार की व्यवस्था नहीं है, रोजगार नहीं है, सड़क नहीं है, नाली गली पानी नहीं है, रहने जीने खाने का कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है। इन सारी बातों को जानने, समझने, झेलने के बाद भी जब लोग वोट करने जाते हैं तो पिछले 30-35 वर्षों में बिहार में अधिकांश लोगों ने सिर्फ 4 मुद्दों पर वोट किया है। पहला मुद्दा है जाति, दूसरा मुद्दा है हिंदू मुसलमान धर्म, तीसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो सिर्फ भाजपा के डर, लालू जी के डर से भाजपा को या लालू के विरोध में खड़े हुए पार्टियों को वोट करता है, और एक माइनॉरिटी का, मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है जो करीब करीब 18% वोट है, वो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि लालू जी को इसलिए वोट कर रहा है क्योंकि उसको भाजपा से डर है। इन्हीं 4 बिंदुओं पर तो सारी समस्याओं को समझने, झेलने के बाद, चर्चा करने के बाद जब चुनाव होता है तो लोग मूलतः इन्हीं 4 बात पर वोट करते हैं। इसी सीख से, इसी अनुभव के आधार पर पदयात्रा का पहला उद्देश्य बनाया गया कि गांव-गांव जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपने जाति पर वोट करके देख लिया, आपने धर्म विचारधारा के नाम पर वोट करके देख लिया, अपने उम्मीदवारों को वोट करके देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। एक बार आप अपने बच्चों के लिए वोट करके देखिए, देश के लिए नहीं, राज्य के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। तो पदयात्रा का ये पहला उद्देश्य है, गांव-गांव जाना और छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर लोगों को ये बताना कि आप अगर अपनी बदहाली परेशानी से निकलना चाहते हैं तो आने वाले समय में वोट जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए। और इसी क्रम में हम लोग जब पदयात्रा में पिछले 17 महीने से चल रहे हैं तो प्रतिदिन हम लोग 4 से 5 हर 2-2.5 किलोमीटर पर एक ऐसी जनसभा, छोटी सभा हम लोग करते हैं। दूसरा पदयात्रा का जो उद्देश्य है कि बिहार में 55% लोग ऐसा मानते हैं कि बिहार में राजद, जदयू और भाजपा कांग्रेस से अलग एक नया दल और विकल्प बनना चाहिए। इसको लेकर आधे से ज्यादा लोगों में सहमति है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनसुराज बनना चाहिए या जनसुराज को वोट पड़ना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आधे से ज्यादा लोग ये समझते हैं कि अभी के जो यहाँ 3 प्रमुख दल हैं, इनसे अलग हटकर बिहार में एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। इसी आंकड़े के आधार पर, इसी समझ के आधार पर पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य बनाया गया
कि अगर बिहार में आधे से ज्यादा लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नया दल बनना चाहिए, तो मैं समाज में जाऊं, लोगों की मदद करूं, उनके बीच से ऐसे लोगों को निकालूं जो नया दल बनाना चाहते हैं, और उनको दल बनाने में जो मदद चाहिए, सलाह चाहिए, सुविधा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो जन सुराज के माध्यम से उनको दूं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो पहले काम करते थे, नेताओं को, दलों को सलाह देते थे, और आज जो कर रहे हैं इसमें बहुत कोई फर्क है। मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मूलतः कोई फर्क नहीं है। काम मैं वही कर रहा हूं जो पहले करता था। पहले मैं दलों को, नेताओं को सलाह देता था, उनके दलों को व्यवस्थित करने में उनकी मदद करता था, उनको चुनाव लड़ने में मदद करता था। अब मैंने दलों और नेताओं को छोड़कर बिहार के समाज के लिए ये काम शुरू कर दिया है। लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई आप कैसे संगठित होकर दल बना सकते हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा सकते हैं, कैसे आप चुनाव लड़ेंगे तो आप चुनाव जीत सकते हैं। तो पहला उद्देश्य ये है, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को बताना कि आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नया दल बनाने की जरूरत है तो आइए, कंधा लगाइए, खुद दल बनाइए। पैसे की, जाति की, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए। वो चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर, जनसुराज पर छोड़िए। लेकिन अगर आपको बिहार में नया दल बनाना है तो इसमें आप साथ में आइए। और तीसरा और अंतिम जो इसका उद्देश्य है, अगर लोग सही तरीके से वोट कर भी दें, सही लोगों का दल बन जाए, उसका चुनाव हो भी जाए, तो भी बिहार की बदहाली, परेशानी दूर तब तक नहीं होगी जब तक उन लोगों के पास बिहार को सुधारने का एक विजन, एक कार्यक्रम, एक सोचा समझा प्रयास करने का आधार ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के 8,500 पंचायतों का, हर पंचायत का अलग अलग अगले 10 बरस में 10 बरस की योजना बनाना, ताकि हर पंचायत के लिए चुनाव से पहले लोगों को ये बताया जा सके कि अगर वो जनसुराज का कल जनता की सरकार बनती है, जनसुराज की सरकार बनती है, तो आपके पंचायत में उनके पंचायत को विकसित बनाने के लिए क्या किया जाएगा। और ये जो योजना हम लोग बना रहे हैं, यही वजह है कि पदयात्रा में इतना समय लगता है। अगर खगड़िया में 150 पंचायत है तो संभव है कि मैं पैदल चल के 50 पंचायत में, 60 पंचायत में जाऊं, लेकिन खगड़िया छोड़ने से पहले मैं पूरे ही पंचायतों का, 100% पंचायतों का योजना बनाने के बाद ही निकलूंगा। चाहे मैं खुद वहां जाऊं या मेरे टीम के साथी जाएं, और हर पंचायत की योजना में वहां की जो स्थानीय समस्या है उसका आकलन करके उसको सुधारने की बात, लेकिन साथ साथ 3 बातों की योजना बनाई जा रही है। पहला, हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था कैसे बनाई जाए। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं। और तीसरा, बिहार में जो खेती होती है, जो खाने वाली खेती है, इसको पंचायत के स्तर पर इसका अध्ययन करके इसको कमाने वाला खेती कैसे बनाया जाए। जैसे आप गांव देहात में देखते हैं, लोग कहते हैं कि भैया रोपनी करने आए हैं, कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे। मतलब उनके दिमाग में है कि खेती तो वो इसलिए करने आए हैं कि बच्चों के, परिवार के खाने की व्यवस्था हो जाए, खेती को लोग कमाने का जरिया नहीं मानते हैं। तो इन तीनों उद्देश्य को लेकर हम लोग ये पदयात्रा कर रहे हैं। आधा, जैसा मैंने आपको भी बताया, करीब करीब आधा बिहार कर लिया है, और आधा बिहार करने में आने वाले समय में 1 से 1.5 साल और समय लग सकता है। अभी तक के पदयात्रा के जो अनुभव रहे हैं उसका मैं एक संक्षिप्त ब्यौरा आपको दे दूं। अभी तक 17 महीने में बिहार में 4,500 से ज्यादा गांव में पैदल चल के जो मैंने पाया, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन। ये आप कहेंगे कि भैया ये तो हम लोग को खगड़िया में बैठे बैठे पता है कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए पदयात्रा करने की क्या जरूरत है? पदयात्रा करने की जरूरत ये है कि जब हम लोग इतने गांव में गए तो इन दोनों समस्याओं की विकरालता का, इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी। जैसे सामान्यतः हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पलायन है ये सिर्फ गरीबों का मसला है, लोग बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। पदयात्रा के दौरान जो मैंने देखा, अनुभव किया कि पलायन एक ऐसा विषय है जिससे कोई परिवार अछूता नहीं है। जो गरीब परिवार है उनके बच्चे बाहर मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय या समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन बाहर तो हर व्यक्ति को ही जाना है। ऐसा शायद ही कोई परिवार है
जिसमें पति पत्नी माँ बाप बाल बच्चे साथ में रह रहे हैं। पलायन की वजह से बिहार में परिवार की संकल्पना ही धूमिल पड़ती जा रही है। लोग ये मानकर चल रहे हैं कि जो परिवार में नवयुवक है, जो पुरुष वर्ग में का साथी है, उसको साल में 10 महीने 12 महीने घर परिवार से अलग ही रहना पड़ेगा। इसका विकरालता का आलम यह है कि जब गांव में हम लोग चले हैं, ज्यादातर गांव में बूढ़े लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे मिलते हैं। नवयुवकों की संख्या गांव में बहुत कम रह गई है। जिन पंचायतों में बाढ़ का प्रकोप है, वहां 60 से 70% युवा आज बिहार से बाहर रह रहा है। जिन पंचायतों में प्रखंडों में बाढ़ की का खतरा नहीं है, वहां पर भी 40 से 50% युवा जो है वो बाहर रह रहे हैं। इसी तरीके से बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी यहाँ बहुत है, ये बात सब लोग जानते हैं। लेकिन ये बेरोजगारी भी सिर्फ यहाँ पर अनपढ़ या पढ़े लिखे किसी एक वर्ग एक समाज की समस्या नहीं है। जो बिहार में सो-कॉल्ड समृद्ध लोग हैं, उनके बच्चों के रोजगार की भी समस्या बहुत नहीं बड़ी है। मैं रास्ते में चलता हूँ तो ऐसे लोग जिनके पास 10-20 बीघा जमीन है, रोजी रोजगार है, पेट्रोल पंप है, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, वो भी आकर अपने बच्चों के 20,000 25,000 रुपए के नौकरी के लिए भी हाथ पैर जोड़ने को लोग तैयार है। बेरोजगारी का आलम ये है। तो बेरोजगारी और पलायन यहाँ की सबसे बड़ी सर्वस्पर्शी, समाज के हर वर्ग हर जाति को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा दिखा। दूसरा जो इसी तरह का सबसे बड़ी परेशानी दिखी वो है बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी। हम खुद सरकारी विद्यालय में बिहार में पढ़े हैं, लेकिन हर जिले में प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर 2-4 विद्यालय यहाँ हमेशा ऐसे थे, सरकारी विद्यालय, जिनमें पढ़कर आप अपना जीवन सुधार सकते थे। लोगों को मालूम है भाई MS कॉलेज है, लंगट सिंह कॉलेज है, CM साइंस कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है, पटना कॉलेज है। अगर हम वहां पहुंच गए, हमारी जीवन बेहतर हो सकती है। पिछले 15-20 सालों के जो ये समता मूलक शिक्षा नीति का असर ये हुआ कि पूरी व्यवस्था ही चौपट हो गई। कई लोगों को ऐसा लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था इसलिए खराब है कि यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं या शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। कुछ लोग ये बताते हैं कि स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है, इसलिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब है। मैं इस दोनों बात को सिरे से खारिज करता हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर सिर्फ खिचड़ी बांटने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है, तो 8वीं क्लास से ऊपर के जो विद्यालय हैं, वहां पर तो खिचड़ी नहीं बंटता है। वहां पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? अगर सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता से, नियोजित शिक्षकों की वजह से ही शिक्षा व्यवस्था खराब हुई है, तो CM साइंस कॉलेज में, MS कॉलेज में, लंगट सिंह कॉलेज, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है? वहां पर तो नियोजित शिक्षक नहीं है। इसको अगर आप गहराई से देखेंगे, शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे जो मूल कारण है वो है कि शिक्षा समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में अब रहा ही नहीं है। मैं समाज पर भी जोर दे रहा हूं, सिर्फ सरकार नहीं। लोगों के भी दिमाग में शिक्षा की जो महत्ता पहले थी, वो कहीं न कहीं धीरे धीरे कम हो गई है। जितने शिक्षण संस्थान हैं, वो सिर्फ खिचड़ी और सरकारी व्यवस्था को, सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र बना दिया गया है। तो स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार के कालखंड का, उनके 18-19 साल के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि कल एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क यहाँ टूटी हुई है, इस ग्राउंड में जहाँ बैठे हैं यहाँ फील्ड अच्छा नहीं है, ये फील्ड बन सकता है, स्टेडियम बन सकता है, सड़क बन सकती है। लेकिन जो 2 पीढ़ी के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, कल अगर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है। इसलिए समाज कभी भी इस चीज के लिए, जब भी उसको इस बात का संज्ञान समाज लेगा, जब भी उसको चेतना आएगी, वो कभी भी लालू नीतीश को इस बात के लिए माफ नहीं करेगा। मैंने लालू जी के लिए भी ये बात कही है। लालू जी के लोगों का, उनका खुद का दावा रहा है कि हमने गरीबों को, वंचितों को आवाज दी, सम्मान दिया। बिल्कुल ठीक बात है। मैं बिल्कुल कैमरे पर कहता हूँ, लालू जी ने ऐसा काम किया और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। लेकिन उसमें उससे जो बड़ी बात है
कि लालू जी ने जिन समाज के वर्गों को सम्मान दिया, आवाज दिया, उन समाज के वर्गों के बच्चों को शिक्षा नहीं दी, उन बच्चों को उन समाज के लोगों को जमीन नहीं दिया, उनको पूंजी, व्यापार, रोजी रोजगार नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि ये 25-30 वर्ष से आवाज पाए हुए लोग लालू जी के सम्मान में, लालू जी के लिए आवाज तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की, उनके परिवार की स्थिति नहीं बदली। बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा के बाद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या बिहार में मुझे दिखी, वो है किसानों की बदहाली। एक लाइन में अगर मैं कहूं तो रास्ते चलते हुए गांव देहात में जो लोग बताते हैं कि भैया पहले जो बिहार में खेती किसानी करने वाले लोग थे, परिवार थे, वो 4-5 वर्ष खेती करते थे, पेट काटते थे, सतुआ खाते थे, तो 1-2 कट्ठा 5 कट्ठा जमीन खरीदते थे। आज पिछले 10-15 वर्षों में खेती करने वाले लोगों की हालत ये है कि अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला नहीं है, कोई रोजी रोजगार नहीं है, और आपके घर में कोई बीमार पड़ जाए, कोई बेटी की शादी लग जाए, तो किसान को 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। ये एक लाइन में किसानों की स्थिति को समराइज करता है। किसानों की स्थिति जो यहाँ बदहाल है, उसके 3 मूल कारण हम लोगों ने देखे। पहला कारण है बिहार में भूमि सुधार का लागू न होना। पिछले 40-45 वर्ष से समाजवाद और समता मूलक समाज की, सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने बिहार में कभी भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया। ये बात आप आंकड़ा याद रखिए। देश के बड़े राज्यों में बिहार शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। ये वो जमीन है जहां विनोबा भावे ने वर्षों तक भूदान आंदोलन चलाया था, लेकिन आज किसी को नहीं मालूम है कि जो हजारों एकड़ जमीन भूदान आंदोलन में मिला, वो किसको दिया गया, उसका लाभ किसको मिला। नतीजा भूमि सुधार के लागू न होने की वजह से क्या हुआ है, करीब 1/3 कृषि योग्य जमीन, इसको आंकड़े को याद रखिए, 1/3 कृषि योग्य जमीन का मालिकाना हक यहाँ डिस्प्यूटेड हो गया है। किसी को मालूम ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। वो चकबंदी के वजह से फंस गया, कहीं गरमजरुआ हो गया, कहीं सरकार ने कब्जा कर लिया, किसी जमीन का पट्टा दे दिया, उसका कब्जा किसी को नहीं मिला। 1/3 जमीन का मालिकाना हक डिस्प्यूटेड हो गया, तो उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। जिसके नाम पर जमीन है वो उसमें कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि इसको ना बेच सकते हैं, ना लोन ले सकते हैं इस पर। और जिसको कई जगह पर जहां कब्जा मिल गया है, उसका वो मालिकाना हक उसको नहीं मिला है, वो भी काम नहीं कर रहा है। तो किसानों की और जो खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी बदहाली का एक बड़ा कारण है भूमि सुधार का लागू न होना। दूसरी जो बड़ी समस्या है वो है जल प्रबंधन की व्यवस्था न होना, और खगड़िया से बेहतर इसका एग्जाम्पल कुछ नहीं है। 61% जमीन खगड़िया में कृषि योग्य, 61% जमीन पर बाढ़ का खतरा है। ये नोटिफाइड जमीन है यहाँ की। तो यहाँ पर या तो, और बाढ़ की चर्चा होती है, पूरे बिहार के स्तर में करीब 50% कृषि योग्य जमीन पर बाढ़ का खतरा है। इसकी चर्चा भी होती है, आप लोग बात भी करते हैं, सब लोग इसका संज्ञान भी लेता है। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी समस्या मैंने पदयात्रा के दौरान देखी कि जो बाकी 50% जमीन है जहां बाढ़ नहीं आता है, उसमें से भी आधे से ज्यादा जमीन या तो जल जमाव से प्रभावित है या नदियों के कटाव से प्रभावित है। जितने नेपाल से लगते हुए प्रखंड और पंचायत हैं, नेपाल से आने वाली छोटी नदियां हर बार अपना रास्ता बदलती हैं, और ऐसे सैकड़ों पंचायत हैं जहां हजारों एकड़ जमीन नदियों के रास्ते बदलने की वजह से बर्बाद हो गई। उसी तरीके से जब आप नेपाल से थोड़ी दूरी बनाएंगे, गोपालगंज से जब आप चलना शुरू कीजिए, तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा जैसे जिलों में, खगड़िया में भी अब हम चलेंगे तो देखेंगे जल जमाव एक बहुत बड़ी समस्या है। हर पंचायत में, हर जिले में हजारों एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित है, जिसको लोग लख कहते हैं, मन कहते हैं, चवर कहते हैं। हजारों एकड़ जमीन में पानी लगा हुआ है और उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। तो जितनी बड़ी समस्या बाढ़ की है, करीब करीब उतनी ही बड़ी समस्या सूखे और जल जमाव की भी है। बिहार, एक और आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं, पिछले 10 वर्ष में देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सिंचित भूमि की मात्रा 11% कम हो गई है। मतलब 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन के लिए नहर या नलकूप की व्यवस्था थी,
तो नहरों के रख रखाव या नलकूप के रख रखाव के अभाव में वो मात्रा घट के अब 89 एकड़ रह गई है। और गांव देहात में लोग बताते हैं भैया ये नहर था 10 वर्ष पहले इसमें पानी आता था, अब आना बंद हो गया। पहले यहाँ नलकूप था, पहले चलता था, अब वो नहीं चल रहा है। और किसानों की जो बदहाली का तीसरा कारण है भूमि सुधार जल प्रबंधन के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी वजह समझ में आई वो है उनके फसलों का उचित दाम न मिलना। इन सारी परेशानियों के बावजूद जो किसान यहाँ पैदा कर रहा है उसको उसके फसल का दाम मिलता ही नहीं है। ना यहाँ कोऑपरेटिव है, ना यहाँ कोई एफपीओ है, ना कोई मंडी है, ना बाजार समिति है, ना कोई प्राइवेट सेक्टर है। इसकी वजह से बिहार में एक आर्थिक अध्ययन है, ये भी आंकड़ा याद कर लीजिए, हर साल बिहार में जो लोग हम आप पैदा करते हैं यहाँ के किसान, उनको उनके फसल का उचित दाम नहीं मिलने की वजह से करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए का लोगों का नुकसान हो रहा है। 20,000 करोड़। अभी 2 महीना पहले धान कटा है, धान का आधिकारिक मूल्य है 21,500 रुपया। यहाँ के किसानों ने धान बेचा है 1600 में, 1700 में। कमोवेश यही स्थिति सभी फसलों की है। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। बिहार यूपी में हम लोग समझते हैं कि पंजाब हरियाणा में जो किसान है वो बड़ा धनी है, तो एक आंकड़ा याद रखिए, पिछले 10 वर्ष में पंजाब में 70% धान और करीब करीब 75% गेहूं सरकार ने सरकारी मूल्य पर खरीदा है। बिहार में पिछले 10 वर्ष में 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी संस्थाओं पैक्स के माध्यम से खरीदा गया है। सिर्फ 13% धान और 1% गेहूं ही सरकारी मूल्य पर खरीदा गया है। तो ये जो 3 बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, पलायन, दूसरा शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त होना और तीसरा किसानों की बदहाली, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर जिले, हर प्रखंड, हर पंचायत में मिले। इसके अलावा जो 4 केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं हैं उसकी जमीनी हकीकत आपको बताना चाहता हूं। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें लाभार्थियों को 5 किलो अनाज मिलने की बात बताई गई है। पूरे बिहार में अभी तक मैं जहां पर गया हूं लाभार्थियों को 5 किलो नहीं 4 किलो अनाज प्रति माह मिल रहा है। और ये जो 20% की चोरी है, ये चोरी इसलिए हो रही है, ये कम अनाज उनको इसलिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि राशन के दुकान वाले चोरी कर रहे हैं। ये 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल की दर से जनप्रतिनिधि और अफसर जो गरीब कल्याण योजना के अनाज आता है उसमें ये पैसा कमीशन काटा जा रहा है। और ज्यादातर जगह पर लोग कैमरे पर बता रहे हैं कि इसमें 6 से 8 रुपए प्रति क्विंटल के दर से विधायक जी लोग भी अपना हिस्सा ले रहे हैं, चाहे विधायक किसी दल का हो। दूसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है स्वच्छ भारत योजना, जिसमें लाभार्थियों को 12,000 रुपए शौचालय के लिए मिलने की बात बताई गई है। पूरे बिहार के पंचायत को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। मुखिया जी और अधिकारियों ने साथ में सिग्नेचर करके बताया कि ओडीएफ हो गया। मैं 4,500 गांव में पैदल चलने के बाद ये आपको कैमरे पर बता रहा हूं कि 2/3 से ज्यादा गांव में जहां हम गए वहां पर खुले में शौच आज भी जीवन की सच्चाई है। ऐसा इसलिए हुआ है कि शौचालय की योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया, उसमें जनप्रतिनिधियों ने पैसा नहीं लिया है। शौचालय की योजना में 2,000 रुपए प्रति शौचालय अफसरों ने पैसा लिया। एक ही शौचालय के बगल में खड़ा करके 4-4, 5-5 परिवारों के नाम पर पैसे निकाले गए। किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं। तीसरी केंद्र सरकार की बड़ी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। अभी तक 17 महीनों में जो लोग मुझे मिले हैं, ज्यादातर लोग इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिसमें 1,40,000 रुपया लाभार्थियों को मिलना है, उस योजना के लाभार्थी तो बहुत संख्या में है ही नहीं। ग्राम सभा को जो ये अधिकार था वो अधिकार वापस ले लिया गया, तो किसी को ये घर नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिन कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला भी है, उनको भी 25,000 से लेकर 40,000 रुपए प्रति लाभार्थी घूस देना है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं वहां पर भी 20 से 25,000 रुपया अफसर तो अपने हिस्से का लेगा ही लेगा। अगर जनप्रतिनिधि भी पैसा ले रहा है तो लाभार्थियों को 35 से 40,000 रुपया देना है। और इसकी पूरी व्यवस्था इतनी बढ़िया बनी हुई है कि आपका नाम लिखने के लिए 1,000 रुपया, आपके घर का फोटो लगाकर भेजने के लिए 2,000 रुपया,
पहला किस्त जारी होगा तो उसमें 11,000 रुपया, मतलब पूरी एक व्यवस्था इसकी बनी हुई है। चौथी जो केंद्र सरकार की बड़ी योजना है वो है मनरेगा की। इस योजना ने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया है। मैंने जब चलना शुरू किया तो मेरा अपना अनुमान था कि बिहार में जितने बड़ी संख्या में भूमिहीन लोग हैं, मजदूर हैं, बाहर लोग जाते हैं मजदूरी करने, तो मुझे हर गांव पंचायत में मनरेगा का काम होता हुआ सक्रिय काम दिखेगा। अभी तक मुझे कोई भी मनरेगा का सक्रिय काम 17 महीना में दिखा ही नहीं। लोग राह चलते हुए ये बताते हैं कि भैया ये मिट्टी भरा गया है मनरेगा में, कुछ लोग बताते हैं कि ये पेड़ लगाया गया मनरेगा में, या आंगनवाड़ी सेंटर या जो पंचायत भवन है उसमें मनरेगा के मजदूरों का उपयोग किया गया है, लेकिन मनरेगा का सक्रिय काम अभी तक मुझे नहीं दिखा है। इसको जब मैंने आंकड़ों में देखा तो पिछले वर्ष मनरेगा में बिहार सरकार का यूटिलाइजेशन है 39%। मतलब अगर 100 रुपया मनरेगा के तहत बिहार के लोगों को, बिहार सरकार को मिल सकता था, तो यहाँ की सरकार और अधिकारियों के उदासीनता और लापरवाही की वजह से 61 रुपया तो 100 रुपया में हम लोग लेकर आए ही नहीं, वहीं सरेंडर कर दिया दिल्ली में। और जो 40 रुपया आया उसमें मनरेगा में 40 से 50% की दर से कमीशन काटा जा रहा है। तो कुल मिला जुलाकर 100 रुपया में 25 रुपया ही मनरेगा के नाम पर जमीन पर पहुंचा है। ये 4 केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। इसके अलावा जो राज्य सरकार की बड़ी योजना है उसकी जमीनी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूं। 7 निश्चय के अंतर्गत जो बड़ी घोषणाएं की गई थी, बड़ी योजनाएं बनाई गई थी, उसकी जमीनी हकीकत ये है कि जो पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को, 18 से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1,000 रुपए की मासिक सहायता, अभी तक इस योजना को ना शुरू किया गया, ना इसका कोई लाभार्थी मुझे मिला, ना कोई अफसर या कोई जनप्रतिनिधि या कोई पत्रकार बंधु भी इसका बात ही नहीं करता है। 18 साल से 35 साल के बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए की मासिक सहायता राशि अभी तक बिहार सरकार ने 2015 के बाद इस योजना को शुरू ही नहीं किया। दूसरी 7 निश्चय की बड़ी योजना थी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें यह तय किया गया था, एक अनुमान था कि बिहार में 1/3 मतलब करीब 1.25 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को 12वीं के आगे आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं। योजना ये थी कि 12वीं के बाद सरकार की गारंटी पर बैंक उन बच्चों को, परिवार